हेलो स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं कि डेरिवेटिव मार्केट्स का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे होता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो गवर्न होता है सेबी के थ्रू, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और आरबीआई के थ्रू, राइट। अब ये सब जो वर्क किए जाते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक्ट होता है जो उन्हें एम्पावर करता है इन चीज़ों को करने के लिए, उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उनको रेगुलेशंस है उसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो जो की लेजिस्लेशन है जिनके अकॉर्डिंग हमारा पूरा डेरिवेटिव मार्केट वर्क करता है वो हमारी आ जाती हैं SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसके अलावा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 और हमारी फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये सारे वो एक्ट हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट कैसे रहे, बहुत अच्छे से वेल रेगुलेटेड रहे और अच्छे से अपना वर्क कर सके, राइट। इसके अलावा भी देखिए जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे आपका NSE है, BSE है ना, इनका अपना भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो डेरिवेटिव मार्केट्स पे अप्लाई हो जाते हैं। वो जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना उन पे अप्लाई हो जाते हैं। जो डिपॉजिटरीज एक्ट होते हैं वो सब भी आ जाते हैं। इसके अलावा आपका जो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं वो भी अप्लीकेबल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कई चीज़ें हैं जो एक डेरिवेटिव मार्केट को वेल स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, अच्छे से रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पर जो की रोल परफॉर्म करता है, जो मतलब मेन है ना, वो यही है, ठीक है। इन्हीं के थ्रू पूरा मार्केट आपका गवर्न होता है। क्योंकि अगर मैं डिपॉजिटरीज की बात करूं या मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म BSE NSE इनकी बात करूं तो इन्हें भी सेबी के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए जो हमारे की रेगुलेटर हैं वो कौन है? सेबी हैं, RBI हैं, ठीक है, विद देयर लेजिस्लेशंस। क्लियर हो गया? ये डेरिवेटिव मार्केट जो है, हमारा इंडिया का जो डेरिवेटिव मार्केट है वो वेल रेगुलेटेड है, जिससे ये चीज़ हो सके कि जो भी ट्रेडिंग हो वो ट्रांसपेरेंट हो, जो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो हित हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, और साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही डेरिवेटिव मार्केट को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता है। मतलब मार्केट एफिशिएंसी बढ़े, ग्रोथ हो, ये सब चीज़ें ध्यान में दी जाती है, जिसकी वजह से ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ की रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ के बारे में, जैसे जिनका अभी हमने बात किया था ना, उनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की। तो देखिए सेबी जो होता है हमारा प्रिंसिपल रेगुलेटर है सिक्योरिटीज़ और कमोडिटीज़ जो मार्केट है आपका डेरिवेटिव का, उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और सेबी को ये पावर मिलती है कहाँ से? सेबी एक्ट से 1992 से। क्लियर है? इवन सेबी जो भी आपके एक्सचेंज में ट्रेडिंग होते हैं, सभी ट्रेडिंग के लिए, सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग के लिए सेबी ही एम्पावर्ड है रेगुलेट करने के लिए, राइट। डेरिवेटिव मार्केट को भी सेबी प्रॉपर्ली रेगुलेट करता है और ये पावर उनको उनके एक्ट के थ्रू मिलती है, ठीक है। सेबी क्या देखता है? सेबी देखते हैं कि जो भी उनकी सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है ना, उसके जो नॉर्म्स हैं और जो सेबी के अपने नॉर्म्स है डेरिवेटिव के रिगार्डिंग, है ना, जो उनके खुद के रेगुलेशन है डेरिवेटिव रिगार्डिंग, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट, उनको क्या करता है? प्रॉपरली ट्रेड कराता है, क्लियरिंग कराता है, उनकी सेटलमेंट करता है। ये सारे वर्क जो है सेबी देखता है। क्लियर है? कहने का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स जो होते हैं, है ना, जैसे आपको पता है ना कि डेरिवेटिव्स कई तरीके से होते हैं, फॉरवर्ड हो गया, फ्यूचर हो गया, इसके अलावा ऑप्शंस हो गए, स्वैप्स हो गए, ठीक है। तो जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं उनको सेबी क्या करता है? अच्छे से ट्रेड, क्लियरिंग, सेटलमेंट का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर अब जैसे मैंने कहा ना एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कौन होते हैं? हमारे फ्यूचर हो गए, ऑप्शंस हो गए, ये सारे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं। अब अंडरलाइंग एसेट्स जो होती है वो इक्विटी हो सकती है, इंडिसेस होते हैं, कोई कमोडिटीज हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। तो इनसे जो डेरिवेटिव्स अराइज होते हैं, वो फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, वो सारे के सारे एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, और इनकी पूरी ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट का काम जो है वो कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करती है। इसके अलावा सेबी अप्रूव करती है कोई नया डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को, ठीक है। जो भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस या सर्कुलर इशू करना है वो भी सेबी ही करती है। वो प्रिस्क्राइब करती है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कितनी रहेगी। इसके अलावा फ्रॉड, मैनिपुलेशंस या इनसाइडर ट्रेडिंग जो भी है उस सब चीज़ को वो प्रिवेंट करती है। तो इस तरीके से सेबी क्या करती है? डेरिवेटिव मार्केट को रेगुलेट करती है, राइट। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है वो है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एक्ट है, क्योंकि यही वो एक्ट है ना जिसने सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन्स को एक लीगल बेसिस प्रोवाइड किया, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव। सो
मैं ये कहूँ कि एससीआरए जो है आपका वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग का लीगल बैकबोन है, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसे लीगैलिटी जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग को जो लीगैलिटी प्रोवाइड करना था वो किसने दिया? एससीआरए ने दिया। कैसे दिया? क्योंकि इन्होंने एससीआरए ने 1999 में डेरिवेटिव को एज अ सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड कर दिया। ठीक है, वैसे डेरिवेटिव है पर सिक्योरिटीज़ के नॉर्म्स अलग होते हैं, सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं। सिक्योरिटीज़ एक वाइड कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो 1999 में उन्होंने डेरिवेटिव को भी क्या मान लिया? सिक्योरिटीज़। तो इसीलिए कहा गया कि कहीं ना कहीं डेरिवेटिव ट्रेडिंग में सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का सबसे बड़ा हाथ है और यही वो पूरी तरीके से रेगुलेट करती है। ठीक है, ये जो एससीआर है वो अलाउ करता है कि जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, अब सिक्योरिटीज़ मतलब डेरिवेटिव भी इंक्लूड है इसमें, तो जो भी सिक्योरिटीज़ हैं वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड हों, है ना। ऐसे उनका जैसे कहते हैं ना कि इलीगल वे में ट्रेडिंग नहीं की जाए, तो उनको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने की जो परमिशन है वो कौन दे रहा है? एससीआरए करता है। क्यों? क्योंकि एससीआरए कहता है कि सिक्योरिटीज़ रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं और नाउ डेरिवेटिव भी सिक्योरिटीज़ है, इसलिए वो भी रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा। तो बीएससी एनएससी में इसको ट्रेडिंग की पावर एससीआरए के थ्रू ही मिली है। तो ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो इलीगल वे में की जाए उसको रोकता है। इसके साथ ही ये इंश्योर करता है कि डेरिवेटिव की ट्रेडिंग बहुत ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड मैनर में किया जाए। क्लियर है? तो ये सब चीज़ जो है एससीआरए के थ्रू आता है और भी बहुत सारे जो भी सिक्योरिटीज़ या डेरिवेटिव के रिगार्डिंग प्रोविजंस मेंशंस होते हैं वो एससीआरए में मेंशन है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, डेरिवेटिव के जो भी बायलॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम हुए हैं ना, तो उसके लिए सेबी ने ना बहुत सारी कमिटी फ्रेम की थी, राइट। क्योंकि बिना कमिटी के, बिना किसी की रिकमेंडेशन के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना पाना तो ईजी नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी कमिटीज़ फ्रेम की थी जिनके बेसिस पे ही ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम हुए थे। अब जैसे इन कमिटीज़ की अगर मैं बात करूं, तो जैसे एलसी गुप्ता की कमिटी है, तो एलसी गुप्ता ने बहुत सारी रिकमेंडेशन सेबीज को प्रोवाइड की थी और सेबी ने उन्हें अप्रूव किया, जिनके बेसिस पे ये रेगुलेशंस फ्रेम हो पाए थे। ठीक है, तो ऐसे जेबी वर्मा कमिटी है, वो उनकी रिपोर्ट आई, वो बल्कि आपकी जो सेबी है ना उनके चेयरमैन रह चुके थे। ठीक है, तो उनकी रिपोर्ट आई, उन्होंने चीज़ें अपनी सबमिट करी, इवेलुएशन वगैरह, रिपोर्ट कैसे वोलेटिलिटी वगैरह को एस्टिमेट किया जाएगा, ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन की, इंडेक्सिंग वगैरह के बारे में। तो उन सबको ध्यान में रखते ही पूरे बायलॉज फ्रेम हुए हैं। तो ये सारी वो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिन्होंने डेरिवेटिव के रिगार्डिंग कि डेरिवेटिव को कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये सब इनकी वजह से ही हुआ है। तो इनकी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए अगर बात कह दूँ, तो यही कमेटी है, जैसे जिनकी मैं एलसी गुप्ता की कमेटी की बात कर रही हूँ, डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी, तो यही वो कमेटी है जिन्होंने कहा कि भाई ये रिक्वायर्ड है कि हमारे यहाँ इक्विटी डेरिवेटिव हो, इंटरेस्ट रेट का डेरिवेटिव हो, करेंसी डेरिवेटिव हो, हमारे यहाँ इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और उनकी वजह से ही आज आप इक्विटी डेरिवेटिव देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव देख रहे हैं, करेंसी डेरिवेटिव देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनकी वजह से, ऐसे बहुत सारे उन्होंने क्या दिए थे, अपनी सजेशंस या रिकमेंडेशंस दी थी। बात क्लियर हो गई? सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे सेबी की बात मैंने कर ली और एससीआरए की बात कर ली। अब हमारी इंपॉर्टेंट जो दूसरी है वो हमारी आरबीआई। ठीक है, तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप जानते हैं कि बैंकिंग है, ठीक है, ये सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है, ये बैंकों की हेड है, ये तो आप जानते ही हैं। पर आरबीआई इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल है कि वो उन डेरिवेटिव को रेगुलेट करे जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हों या इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड डेरिवेटिव हों या क्रेडिट से रिलेटेड डेरिवेटिव हों, उनको रेगुलेट करने की पावर किसके पास है? आरबीआई के पास है। और आरबीआई की वो पावर कहाँ से मिलती है? आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से मिलती है। और जो फीमा है आपकी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, वो उनको क्या करती है, इंटरनेशनल क्रॉस कंट्रीज जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको सही तरीके से रेगुलेट करने की पावर दे देती है। ठीक है, सो बेसिकली आरबीआई क्या देखता है? आरबीआई देखता है ओवर द काउंटर मार्केट्स को और फॉरेक्स डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करता है। फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फेमा मेंशन कर देती है। ठीक है, सो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। अच्छा, ओटीसी की अगर हम बात करते हैं, तो ओटीसी बेसिकली गवर्न करता है जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्राइवेट डेरिवेटिव्स जो फ्रेम हो रहे होते हैं, प्राइवेट पार्टीज़ के थ्रू फ्रेम हो रहे होते हैं, वो सारे हमारे कहाँ चले जाते हैं? ओटीसी कहलाते हैं। तो बेसिकली ये करेंसी और इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे ये हेज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आइडिया रहेगी कि इस तरह के जो ओटीसी हैं, मतलब ओवर द काउंटर होते हैं, वो आरबीआई देखती है। जैसे आपका स्वैप हो गया है ना, फॉरवर्ड हो गया, ये सब क्या है आपके? ये सब ओवर द काउंटर्स होते हैं। तो बैंक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ये आपकी कौन डील कर रहा होता है? आपका आरबीआई डील कर रहा होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको।
ठीक है? इसके अलावा मैं यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको मेंशन कर दी, पर मैं साथ में आपको ये भी बता दूँ कि ये जितने भी एक्ट्स हैं ना, वो टाइम टू टाइम अमेंड होते रहते हैं। जैसे मैं एससीआरए एक्ट की बात करूँ, तो फिनांस एक्ट 2021 के थ्रू इसमें काफ़ी चीज़ें अमेंडमेंट की गई, ठीक है? मार्केट नीड के हिसाब से चीज़ों को इवॉल्व किया गया, अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अभी ना इस चीज़ पे डिस्कशन चल ही रही है कि एक यूनिफाइड सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड होना चाहिए, ठीक है? जिसमें जो बहुत सारी हमारे सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग एक्ट्स हैं, जैसे एससीआरए हो गया, एससीबी एक्ट हो गया, या डिपॉजिटरीज़ एक्ट हो गए, इन सबको मर्ज कर दिया जाए और एक यूनिफाइड सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड फ्रेम किया जाए। इस पे बात चल ही रही है, क्योंकि अलग-अलग एक्ट में अलग-अलग चीज़ें मेंशन हो, सबको रिफ़र करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो कहीं न कहीं एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उस पे भी काम हो रहा है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।